हेलो एवरीवन। पहले हमने सेलुलर एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा था, तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेल इंजरी के बारे में। तो सेल इंजरी बेसिकली मैंने बोला था दो टाइप की होती है, रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी तब होती है जब इंजरी जो हो, जो स्टिमुलाई मिले वो माइल्ड या फिर ट्रांजिएंट हो, वो डेथ कॉज ना कर पाए, ठीक है। तो तब होता है रिवर्सिबल सेल इंजरी। उसमें सेल में क्या इफेक्ट होता है, सेलुलर स्वेलिंग हो जाती है या फिर कुछ फैटी चेंजेस हो जाता है। मतलब ये दो रिवर्सिबल सेल इंजरी में ये दो चेंजेस होती है मेनली। उसके बाद अगर देखा जाए तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी ये तब होती है जब इंजरी सीवियर या प्रोग्रेसिव टाइप की हो। इसमें दो चीज़ें होती हैं, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब नेचर ऑफ स्टिमुलाई क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन डिप्राइवेशन हो सकता है, यानी कि हाइपोक्सिया हो सकता है। कोई भी केमिकल एजेंट हो सकता है, फिजिकल एजेंट हो सकता है, या इन्फेक्शियस एजेंट हो सकता है, जैसे वायरस या बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी के क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। तो अगर कॉजेज़ में देखें तो सबसे पहले द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी इज़ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है डिक्रीज ऑक्सीजन टू सेल, ऑक्सीजन में सेल को ऑक्सीजन कम पहुंच रही है। अब हाइपोक्सिया के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, इश्चीमिया, एनीमिया और कार्डियो रेस्पिरेटरी डिजीजेस। इश्चीमिया मतलब कि जब ब्लड सप्लाई कम पहुंच रहा हो किसी सेल में ड्यू टू थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, एथेरोस्क्लेरोसिस, कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। थ्रोम्बोसिस मतलब कोई भी एक वेसल है, इसमें अगर कहीं पे क्लॉटिंग हो गई थोड़ी सी, वो अगर स्टेबल है किसी एक जगह में तो उसको हम लोग थ्रोम्बोसिस बोलेंगे। वो अगर इस जगह से हट के कहीं बह रही है इस ब्लड वेसल में तो उसको हम लोग एम्बोलिज्म बोलेंगे। और एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल का लूमेन। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल अगर जमा हो गया तो फिर ब्लड पास करने में डिफ़िकल्टी होगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इन सारे केसेस में इस्चीमिया होता है, यानी कि जो टिश्यू है, जो सेल है, उसमें ब्लड कम पहुँचता है। तो हाइपोक्सिया इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी। और हाइपोक्सिया का सबसे कॉमन कॉज क्या होता है, इश्चीमिया, ठीक है। और इश्चीमिया क्यों होता है, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। उसके बाद नेक्स्ट कॉज ऑफ हाइपोक्सिया है एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड है वही कम हो जाता है, ठीक है। और कार्डियो रेस्पिरेटरी डिजीज़ में क्या होता है, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, जो ऑक्सीजन ब्लड में घुलता है उसकी प्रोसेस कम हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोक्सीमिया। तो इन ये सब से क्या होता है कि ऑक्सीजन कम पहुंचती है सेल को और हाइपोक्सिया हो जाता है। नेक्स्ट आता है फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स मतलब कि कोई भी मैकेनिकल ट्रॉमा हो रहा है, रेडिएशन एक्सपोजर, प्रेशर, बर्न्स या फ्रॉस्टबाइट की वजह से, तो ये सब भी सेलुलर इंजरी करवा सकती हैं। फिर केमिकल एजेंट्स आ सकती है, एसिड, एल्कलीज, ड्रग्स, पॉइजन्स वगैरह वगैरह, बहुत सारे कुछ है। और इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ है, उसकी वजह से भी सेल को काफ़ी नुकसान पहुंचता है हमारे बॉडी के। और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस, कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ के लिए हम ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो वो भी हमारे सेल को इंजरी पहुंचा सकती है। फिर आते हैं कुछ जेनेटिक कॉजेज़ जैसे डीअरेंजमेंट ऑफ जीन्स, या फिर वेरिएशन इन जेनेटिक मेकअप, या फिर फंक्शनल प्रोटीन की डेफिशिएंसी। ये सब क्या करते हैं, सेल इंजरी करते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रही कि ये सब कोई एक पर्टिकुलर टाइप का सेल इंजरी करती है, इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल। अगर कोई भी एक इंजरी ज़्यादा हो जाए तो वो इरिवर्सिबल टाइप की सेल इंजरी कराएगी, और अगर माइल्ड या ट्रांजिएंट टाइप की हो तो फिर वो रिवर्सिबल सेल इंजरी कराएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें और कॉजेज़, तो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, अगर एक्सेस या डेफिशिएंसी हो जाए कोई भी विटामिन या मिनरल की तो उसकी वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। उसके बाद आते हैं इन्फेक्शंस, इन्फेक्शियस एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट्स वगैरह, ये सब भी सेल इंजरी करवा सकती है। बोथ रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल, डिपेंड करता है कि वो माइल्ड ट्रांजिएंट है या फिर प्रोग्रेसिव और ज़्यादा है, तो उससे वो इरिवर्सिबल टाइप का करवाएगा, ठीक है। अब सेल रिस्पॉन्स टू इंजरी डिपेंड्स ऑन, अब सेल जो अपना रिस्पॉन्स देता है किसी भी इंजरी के प्रति, तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ इंजरी में, कि किस टाइप का इंजरी है, ठीक है। माइल्ड है या फिर एक्यूट है। उसके बाद आता है ड्यूरेशन ऑफ इंजरी, वो ज़्यादा लंबा टाइम तक हो रहा है या फिर कम टाइम तक हो रहा है। और सीवियरिटी ऑफ द इंजरी, की कितना हो रहा है वो इंजरी, ठीक है, सीवियरिटी कितनी है उस इंजरी की। नेक्स्ट आता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंजरी डिपेंड्स ऑन, अब जो इंजरी हो रहा है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, या तो सेल अडेप्ट कर रही है, रिवर्सिबल चेंजेस में आके वापस से वो नॉर्मल सेल बना रही है, या वो डेथ कर जा रही है। वो किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ सेल इन्वॉल्व, कि सेल की टाइप क्या है। अगर ज़्यादा ऐसी सेल है जो अडेप्ट कर सकती है तो वो अडेप्ट कर जाएगी, अगर कोई वीक सेल है तो वो अडेप्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। उसके बाद अडेप्टिबिलिटी ऑफ द सेल, कितना उसका पावर है अडेप्ट करने का। स्टेटस ऑफ द सेल, अगर सेल ऑलरेडी बहुत वो हेल्दी है या वो अब स्ट्रॉन्ग है तो फिर वो उस इंजरी से ज़्यादा उसमें कुछ कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आएंगे जितना कि एक वीक सेल में आएगा। उसके बाद जेनेटिक मेकअप ऑफ द सेल, ठीक है।
उसके बाद बायोकेमिकल मैकेनिज़्म ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी जब होती है तो उसमें क्या क्या होता है, एक सेल में क्या क्या चेंजेस होते हैं कि तब हम लोग बोलते हैं कि अच्छा सेल इंजर्ड हो गई। उसमें बेसिकली 4 टाइप के चेंजेस होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो सकता है, कैल्शियम होम्योस्टेसिस का इम्बैलेंस हो सकता है, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो सकता है, डीएनए प्रोटीन की मिसफोल्डिंग हो सकती है। ये सब अगर हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज़म्स ऑफ सेल इंजरी। इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी अलग से, ठीक है। तो सबसे पहले डैमेज टू माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये क्यों होता है, कॉज क्या है इसका? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ यानी कि फ्री रेडिकल अगर हो रहे हैं ऑक्सीजन के तो वो कॉज कर सकता है डैमेज। टॉक्सिन्स कर सकते हैं डैमेज, हाइपोक्सिया कर सकता है, इंक्रीज्ड कैल्शियम इन साइटोप्लाज्म यानी कि कैल्शियम होम्योस्टेसिस अगर गड़बड़ा जाए तो वो भी वापस से माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज कर सकता है, या फिर म्यूटेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स यानी कि डीएनए या प्रोटीन मिसफोल्डिंग हो रहा है तो वो भी माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज करवा सकता है, ठीक है। अब जब ये सब कोई भी डैमेज करवाता है तो उससे क्या होता है, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पोर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ट्रांजिशन पोर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में छेद हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ट्रांजिशन पोर। अब जब माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में छेद हो जाए तो फिर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल होता है वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। जो आरएमपी एक हम लोग बोलते हैं तो वो लॉस्ट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, पीएच चेंज हो जाता है, ठीक है। जब पीएच चेंज हो जाता है तो फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन फेल हो जाता है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। ऑक्सीजन अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली एटीपी का डिप्लीशन होगा, एटीपी नहीं बनेगा और एबनॉर्मल ऑक्सीडेशन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है, तो अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, उसका मेम्ब्रेन ख़राब हो गया हो तो एबनॉर्मल ऑक्सीडेशन होगा। एबनॉर्मल ऑक्सीडेशन होने से क्या होगा कि फ्री रेडिकल्स ज़्यादा जनरेट होंगे, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ ज़्यादा जनरेट होंगे, और इन सब की वजह से क्या होगा, सेल की या तो डेथ हो जाएगी या नेक्रोसिस हो जाएगी सेल की, अगर ये ज़्यादा सीवियर हुआ तो, ठीक है। अगर ज़्यादा सीवियर नहीं हुआ, ये स्टिमुलाई हट गया, मतलब कि ये कॉजेज़ जो हो रहे थे ये अगर हट गए तो फिर रिवर्सिबल टाइप की सेल इंजरी हो जाएगी, सेल वापस से बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। और दूसरा अगर इफ़ेक्ट देखा जाए ट्रांजिशन पोर का तो क्या होगा, लीकिंग ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट बिटवीन इनर एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। दो माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया। अगर यहाँ पे पोर्स होंगे तो इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो प्रोटीन्स होंगी ये बाहर निकल जाएंगी, तो ये क्या करती है, एपोप्टोसिस इंड्यूस करवाती है। जब हम लोग एपोप्टोसिस पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो बेसिकली अभी के लिए ये याद रख लो कि इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, जो अगर बाहर साइटोप्लाज्म में आ गई तो वो एपोप्टोसिस इंड्यूस करवाती है। अब एपोप्टोसिस मतलब क्या होता है कि सेल अपनी खुद की डेथ करवा ले, तो फिर इसकी वजह से कुछ कैस्पेसेस एक्टिव होते हैं। एक हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे कैस्केड सिस्टम, तो जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा हम पढ़ेंगे कि कैल्शियम होम्योस्टेसिस का इम्बैलेंस कैसे होता है, ठीक है। तो कैल्शियम होम्योस्टेसिस का इम्बैलेंस कैसे होता है, जब कैल्शियम अंदर ज़्यादा आ जाए, ठीक है, एंड लॉस ऑफ कैल्शियम होम्योस्टेसिस। तो ये क्या होता है, इस्चीमिया और टॉक्सिन कॉज करते हैं इस चीज़ को, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंट्रासेलुलर स्टोर एंड इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। एक सेल है, सेल के अंदर कोई ट्यूबुल्स होते हैं या सिस्टम्स होते हैं जिसमें कैल्शियम स्टोर्ड होते हैं, वो अगर रिलीज़ हो जाए या फिर बाहर से कैल्शियम अंदर आ जाए तो फिर कैल्शियम होम्योस्टेसिस बिगड़ जाएगी, ठीक है। जब अंदर कैल्शियम बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, इंक्रीज कैल्शियम इन माइटोकॉन्ड्रिया में ज़्यादा कैल्शियम जाएगी तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में परमेबिलिटी ट्रांजिशन पोर हो जाएगा। अब अगर ट्रांजिशन पोर हो गया तो फिर वापस से ये दो चीज़ें होंगी और ये सारा पूरा प्रोसेस होगा, ठीक है, जिसकी वजह से एटीपी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एबनॉर्मल ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एटीपी कम हो जाएगा, एबनॉर्मल ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया जिसकी वजह से सेल डेथ या नेक्रोसिस हो सकती है। दूसरा कि कैस्पेस एक्टिव हो सकता है जिसकी वजह से एपोप्टोसिस हो जाती है, ये भी हमने यहाँ पढ़ा था, ठीक है। तो बेसिकली अगर कैल्शियम बढ़ रहा है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में जो चेंजेस होते हैं वो करवाएगी। ये दो तो वही हो गया, इसके अलावा और क्या करवाएगा, ये इंट्रासेलुलर एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा, जैसे फॉस्फोलाइपेज, प्रोटीएसेस, एटीपेसेस एंड एंडोन्यूक्लियसेस, क्योंकि जो कैल्शियम है वो कोफैक्टर की तरह एक एक्ट करता है इन सब के लिए, तो जिसकी वजह से ये एक्टिव हो जाएगी। ये एक्टिव हो गई तो ये भी सेल डेथ और नेक्रोसिस करवा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो सेल मेम्ब्रेन की डैमेज, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या लाइसोसोमल मेम्ब्रेन।
अब ये मेम्ब्रेन्स कैसे डैमेज होती है उसके 3 मैकेनिज़्म है, ठीक है। एक तो थ्रू प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़, अगर फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो रहे हैं तो वो क्या करवाती है, जो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड होती है, लिपिड बाइलेयर होता है, तो उसका परऑक्सीडेशन करवा देती है। परऑक्सीडेशन हो जाता है तो फिर वो मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है। मेम्ब्रेन डैमेज हो रहा है मतलब कि उसकी परमेबिलिटी बढ़ रही है। अब परमेबिलिटी बढ़ेगी तो फिर कोई भी हार्मफुल केमिकल या कुछ भी अंदर आ सकता है और सेल डैमेज करवा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो इंक्रीज साइटोसोलिक कैल्शियम, यानी कि साइटोप्लाज्म में कैल्शियम बढ़ रहा है, या फिर इंक्रीज माइटोकॉन्ड्रियल कैल्शियम, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम बढ़ रहा है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम बढ़ेगा तो फिर हमने देखा था कि एटीपी डिप्लीशन हो जाएगी, एबनॉर्मल ऑक्सीडेशन होगा, और हमने क्या देखा था कि एपोप्टोसिस हो सकती है, ठीक है। एटीपी डिप्लीशन हो सकता है, एबनॉर्मल ऑक्सीडेशन हो सकता है, या एपोप्टोसिस हो सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम डिपेंडेंट फॉस्फोलाइपेज, ये भी हमने पढ़ा था कि अगर इंट्रासेलुलर कैल्शियम ज़्यादा बढ़ गया तो फिर फॉस्फोलाइपेज एक्टिव हो जाएगा। फॉस्फोलाइपेज किसकी डाइजेशन करवाती है, फॉस्फोलिपिड ऑब्वियसली, तो फॉस्फोलिपिड ब्रोकन डाउन, तो फिर क्या होता है, एक डिटर्जेंट लाइक इफेक्ट हो जाता है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। अगर सेपोनिफिकेशन हो जाए तो फिर क्या होता है, मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है और सेल परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हार्मफुल चीज़ें अंदर आ सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, प्रोटीएसेस एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन डिटैच फ्रॉम सेल्स, डैमेज साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स। साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स जो होती है वो सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देती है, जो कि प्रोटीन से बनी होती है। अगर प्रोटीन से बनी है तो ऑब्वियसली प्रोटीएसेस उसमें एक्ट कर सकती है। तो साइटोस्केलेटल फिलामेंट अगर डैमेज हो जाए तो फिर सेल मेम्ब्रेन उससे डिटैच हो जाती है, जिसकी वजह से सेल रप्चर हो सकता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगी, सेल रप्चर हो सकता है। एग्जाम्पल, तीसरा जो मैकेनिज्म है वो है लॉस ऑफ सिलेक्टिव परमेबिलिटी ड्यू टू एटीपी डिक्रीज एंड फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेशन इंक्रीज परमेबिलिटी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लक्स हो सकता है ये सब चीज़ का। और उसके बाद लाइसोसोमल मेम्ब्रेन की लीकेज हो सकती है, जिसकी वजह से लाइसोसोमल एंजाइम बढ़ सकता है सेल में, और सेल डेथ या निक्रोसिस हो सकता है। नेक्स्ट मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे डैमेज टू डीएनए एंड प्रोटीन। ये किसकी वजह से होता है, एक्सपोजर टू ड्रग्स, रेडिएशन, या फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इन सब की वजह से क्या होता है, डीएनए या प्रोटीन डैमेज हो सकता है। जनरली क्या होता है, जब ऐसी टाइप की डैमेज होती है तो फिर वो सेल जो है वो खुद की डैमेज रिपेयर कर देती है, ठीक है। अगर वो डैमेज काफ़ी सीवियर हो तभी एपोप्टोसिस होता है, वरना वो सेल डैमेज रिपेयर कर देती है और बैक टू नॉर्मल चल जाती है, ठीक है। जब डीएनए डैमेज होता है तब क्या होता है, वो P55 को एक्टिवेट कर देती है। अब P55 क्या करता है, जो सेल है उसको G1 फेज़ में ही अरेस्ट कर देता है, वहीं रोक देता है, और क्या करता है, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो जो डीएनए ख़राब हुआ था वो रिपेयर हो जाता है और फिर वापस से सेल अपना पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेता है। अगर ये रिपेयर मैकेनिज्म फेल हो गया तब P55 ही क्या करता है, एपोप्टोसिस को ट्रिगर करता है बाय माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे हमने पढ़ा था कि जब दो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स हैं उसके बीच में प्रोटीन्स अगर बाहर निकल जाएं तो वो एपोप्टोसिस इंड्यूस करवाती है, तो वो वाला पाथवे से वो एपोप्टोसिस करवा देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी। अब रिवर्सिबल सेल इंजरी की हम लोग डेफिनेशन देखें तो इट इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन अर्ली और माइल्ड इंजरी विच कैन बी करेक्टेड इफ डैमेजिंग स्टिमुलस इज रिमूव्ड। यानी कि कोई भी सेल अगर है तो उसमें अगर इंजरी हो रही है माइल्ड या ट्रांजिएंट टाइप की, तो वो क्या होता है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस करवाती है उस सेल में। लेकिन अगर ये स्टिमुलस अगर हटा दिया जाए, डैमेजिंग स्टिमुलस अगर हटा दिया जाए, और अगर वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस गायब हो जाए और सेल बैक टू नॉर्मल हो जाए, तो उस टाइप की सेल इंजरी को हम बोलेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी, जो कि रिवर्स कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हमने पढ़ा था कि इसमें बेसिकली 2 फीचर्स हम लोग देखने को मिलता है, एक सेलर स्वेलिंग और एक फैटी चेंजेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेलर स्वेलिंग एंड ब्लैब फॉर्मेशन। ब्लैब फॉर्मेशन मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बिखर जाती है, उसको हम लोग बोलेंगे ब्लैब फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या देखने को मिलती है, जनरलाइज्ड स्वेलिंग ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स, मतलब सेल तो स्वेल कर ही रही है और उसके ऑर्गेनल्स भी स्वेलिंग हो रही है, ठीक है। ब्लैबिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिखर रही है। डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं, वो डिटैच हो जाते हैं इस केस में, ठीक है। और क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन, न्यूक्लियर जो क्रोमोसोम है उसमें क्लम्पिंग हो जाती है, वो एक जगह आके, जैसे पहले थोड़ा ऐसे ऐसे हैं तो फिर वो बाद में बस एक जगह आके क्लम्प हो जाएगा उसमें, ठीक है। अब सेलुलर स्वेलिंग की होती है ड्यू टू एटीपी डिप्लीशन। जब एटीपी का डिप्लीशन हो जाता है तो फिर सोडियम पोटेशियम एटीपीज काम नहीं करता है और कैल्शियम पम्प भी काम नहीं करता है, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, सोडियम पोटेशियम एटीपीज की फेलियर की वजह से भी और कैल्शियम फेलियर की वजह से भी, ठीक है, जिसकी वजह से कैल्शियम इन्फ्लक्स हो जाता है, इसमें भी सोडियम अंदर ज़्यादा आने लग जाती है, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है।
इंट्रासेलुलर ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली पानी अंदर ज़्यादा आएगी ड्यू टू ऑस्मोसिस, और जिसकी वजह से सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें फैटी चेंजेस। तो ये कहाँ पे होता है? इट ऑकर्स इन ऑर्गन्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। लिपिड मेटाबॉलिज्म जो भी ऑर्गन्स करता है उसमें ये फैटी चेंजेस दिखने को मिलता है जब रिवर्सिबल इंजरी होती है। तो अब ये कहाँ पे होता है? मेनली लिवर में होता है, बट मसल्स, हार्ट, किडनी वगैरह में भी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि जब मेटाबॉलिक पाथवे डिस्टर्ब हो जाती है लिपिड मेटाबॉलिज्म में लिवर की, तो फिर एक्यूमुलेशन ऑफ फैट फिल्ड वैक्यूल्स हो जाता है, ठीक है। फैट फिल्ड वैक्यूल्स एक्यूमुलेट हो जाती है वहाँ पे। उसके अलावा किडनी में अगर इफेक्ट होता है तो फिर डिफेक्टिव एक्सक्रीशन ऑफ लाइपोप्रोटीन्स होता है, ठीक है। उसके अलावा एक्सेसिव एंट्री ऑफ फ्री फैटी एसिड इनटू लिवर फ्रॉम पेरिफेरल स्टोरेज ड्यू टू स्टारवेशन एंड डायबिटीज़ या स्टारवेशन जब होता है तो बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब एनर्जी कहाँ से मिलेगा? जब पेरिफेरल स्टोरेज में फ्री फैटी एसिड जो होती है उसको हम लोग लिवर में लाते हैं, जिसका मेटाबॉलिज्म होता है, जिससे हम लोग को एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा एक्सेसिव आ जाए फ्री फैटी एसिड लिवर में तो मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट हो सकती है, जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन हो सकता है फैट फील्ड वैक्यूल्स का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। अब रिवर्सिबल सेल इंजरी के बहुत सारे रीजंस है, जैसे हमने पढ़ा था इस्चीमिया, फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस वगैरह वगैरह बहुत सारा। तो इसमें हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं बस इस्चीमिया का, ठीक है। जब इस्चीमिया होता है तो क्या होता है? ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, डिक्रीज्ड, तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया इफेक्ट हो जाती है। जब माइटोकॉन्ड्रिया इफेक्ट हो जाती है तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम हो जाता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम हो जाता है तो फिर एटीपी प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसके अलावा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बढ़ जाती है, क्योंकि एबनॉर्मल ऑक्सीडेशन जब होता है तो फिर फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग देख रहे हैं एटीपी प्रोडक्शन अगर डिक्रीज़ हो जाए तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो एटीपी प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है तो फिर सोडियम पोटेशियम पंप कम काम करती है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। उसके बाद कुछ अदर इफेक्ट्स होती हैं। अब सोडियम पोटेशियम एटीपीज जब कम हो जाता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेलर स्वेलिंग हो जाती है। हमने पढ़ा था कि सेलर ऑर्गेनल्स भी स्वेल कर जाती है और सेल ओवरऑल स्वेल कर जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिखर जाती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्लैक फॉर्मेशन हो जाता है। कुछ माइलिन फिगर्स, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल में डेवलप होने लगते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं माइलिन फिगर्स, ये डेवलप होने लग जाती है। माइक्रोविलाई जो होती है वो लॉस हो जाती है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रियल स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटीज़, ये भी कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाती है, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे डेवलप हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटीज़, ठीक है। ये सब होती है जब सोडियम पोटेशियम एटीपीज काम नहीं करता है बिकॉज ऑफ डिप्लीशन इन एटीपी प्रोडक्शन। इसके अलावा एनारोबिक रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है। अब लैक्टिक एसिड क्या है? एक एसिड है जिसकी वजह से पीएच जो है वो बॉडी का कम हो जाता है। जब पीएच कम हो जाता है किसी भी सेल का तो फिर क्रोमैटिन क्लम्पिंग हो सकती है, ठीक है। अदर इफेक्ट जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम डिटैच हो जाता है। अब राइबोसोम अगर डिटैच हो रहा है तो राइबोसोम हम लोग बोलते हैं इट इज़ द प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्री, तो जिसकी वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस कम हो जाती है। प्रोटीन की सिंथेसिस कम हो जाती है तो लिपिड की डिपोजिशन बढ़ जाती है, ठीक है। तो फ्री रेडिकल्स में अगर हम लोग देखें फ्री रेडिकल सेल इंजरी, तो फ्री रेडिकल्स बेसिकली क्या होती है? अनस्टेबल केमिकल कंपाउंड्स विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर ऑर्बिट। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है इसके आउटर ऑर्बिट में, जिसकी वजह से ये बहुत अनस्टेबल होता है। ये या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है या दूसरे किसी का एक इलेक्ट्रॉन लेके उसको भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो फ्री रेडिकल्स के प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि जो सेल में फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होती है दे आर वेरी अनस्टेबल एंड रेडिली डिस्ट्रॉयड, ये हमेशा डिस्ट्रॉय हो जाती है नॉर्मल सेल में। When the free radicals react with any molecule, they convert those molecules into free radicals and thus initiate autocatalytic reaction. मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर ऑर्बिट में, तो या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है एक किसी को, जिसके वजह से किसी और एक कंपाउंड में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो फ्री रेडिकल बन जाता है, या फिर किसी और से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है जिसकी वजह से भी जो सामने वाला कंपाउंड है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ बन जाता है, वो फ्री रेडिकल बन जाता है। और ऐसे ही एक ऑटो कैटलिटिक रिएक्शन हो जाता है कि एक के बाद एक और फ्री रेडिकल्स बनते जा रहे हैं, ठीक है। अब एक्सेस ऑफ फ्री रेडिकल्स में बी ईदर ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन और इनइफेक्टिव डिग्रेडेशन। फ्री रेडिकल्स कब बढ़ सकती है? जब या तो उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा हो या फिर उनका डिग्रेडेशन का मैकेनिज़्म ख़राब हो गया होगा, ठीक है। अब फ्री रेडिकल्स रिएक्ट विद इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि लिपिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स विच आर मेनली प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लिक एसिड्स। बॉडी में
सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लिक एसिड में लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह रहती है, तो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, इनसे रिएक्ट कर जाते हैं। जब इनसे रिएक्ट करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो हमें सेल इंजरी देखने को मिलती है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस में। अब टाइप ऑफ फ्री रेडिकल अगर हम लोग देखें तो फ्री रेडिकल बहुत सारे टाइप के हैं, जिसमें से एक है ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल, यानी कि ऑक्सीजन से जो फ्री रेडिकल मिलता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलेंगे ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, ठीक है। अब ROS में कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, सुपर ऑक्साइड एनायन हो सकता है, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है H2O2, या हाइड्रोक्सिल आयन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज़, जो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड इज जनरेटेड बाय एंडोथेलियल सेल्स, मैक्रोफेजेस, न्यूरॉन्स एंड अदर टाइप्स ऑफ सेल्स। ये बॉडी में नेचुरली होता है, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली क्या करता है, वेसोडाइलेशन का काम करता है बॉडी में। तो नाइट्रिक ऑक्साइड कैन इटसेल्फ एक्ट एज फ्री रेडिकल एंड कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू हाईली रिएक्टिव परऑक्सीनाइट्राइड एनायन, ठीक है। या तो ये खुद से ही फ्री रेडिकल का काम कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड को डैमेज कर सकता है, या फिर ये एक और हाईली रिएक्टिव एनायन में कन्वर्ट हो सकता है, परऑक्सीनाइट्राइड एनायन, ठीक है। या फिर NO2 या NO3 माइनस में भी ये कन्वर्ट हो सकता है। ये सब हाईली रिएक्टिव फॉर्म्स है नाइट्रिक ऑक्साइड के। थर्ड टाइप है फ्री रेडिकल्स का, दैट इज़ फ्री रेडिकल्स फ्रॉम ड्रग्स एंड केमिकल्स। Enzymatic digestion and metabolism of exogenous chemicals, drugs can generate free radicals which are not reactive oxygen species but have similar effect. अब हम लोग बाहर से अगर कोई केमिकल या कोई ड्रग्स खा रहे हैं तो वो भी फ्री रेडिकल्स जनरेट कर सकते हैं। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ नहीं होते हैं, मतलब ऑक्सीजन डिराइव नहीं होते हैं, बट वैसा ही वो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वैसा ही हार्म कॉज कर सकते हैं। अब सम कॉमन फ्री रेडिकल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले O2 माइनस का फ्री रेडिकल, ठीक है। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इनकम्प्लीट रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक। अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में डिफेक्ट हो जाए, वो एबनॉर्मल हो जाए, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा था, तो उसकी वजह से ये फ्री रेडिकल जनरेट हो सकता है। या फिर बाय फेगोसाइट ऑक्सीडेज इन ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स में अगर फेगोसाइट ऑक्सीडेज काम करने लग जाए तब फिर इसका जनरेशन हो सकता है। अब इसका प्रोडक्शन तो हो गया, फिर हम इसको इनएक्टिव कैसे करेंगे, इट इज़ इनएक्टिवेटेड बाय कन्वर्जन टू H2O2 एंड O2 बाय SOD। SOD क्या है, सुपर ऑक्साइड डाईम्यूटेज। सुपर ऑक्साइड डाईम्यूटेज क्या करता है, इस फ्री रेडिकल को हाइड्रोजन परऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है और इसका इनएक्टिवेशन हो जाता है। अब इसके पैथोलॉजिक इफ़ेक्ट्स क्या है, ये अगर बॉडी में प्रेजेंट हो तो ये क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इट डायरेक्टली डैमेजेस प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड DNA, ठीक है। स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन डिग्रेडेटिव एंजाइम इन ल्यूकोसाइट्स एंड अदर सेल्स। ल्यूकोसाइट में ये प्रोड्यूस होता है, हमने देखा था फेगोसाइट ऑक्सीडेज से। तो अगर वहाँ प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर वो क्या करता है, ऐसे एंजाइम्स को एक्टिवेशन करवाता है या उनका प्रोडक्शन करवाता है, जिससे सेल की इंजरी हो जाती है या डेथ हो जाती है, ठीक है। इट एक्ट्स क्लोज टू द साइट ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ बन रहा है वहीं पे एक्ट करता है। नेक्स्ट रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन है कि इट इज़ जनरेटेड फ्रॉम O2 माइनस रेडिकल बाय SOD। हमने पढ़ा था O2 माइनस रेडिकल इसमें कि इसका इनएक्टिवेशन कैसे होता है, कन्वर्शन टू H2O2 एंड O2 बाय SOD। SOD मतलब सुपर ऑक्साइड डाईम्यूटेज। तो ऑब्वियसली H2O2 का प्रोडक्शन किससे हो रहा है, O2 माइनस फ्री रेडिकल से, किसके हेल्प से, सुपर ऑक्साइड डाईम्यूटेज के हेल्प से, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ H2O2 का, इट इज़ जनरेटेड फ्रॉम O2 माइनस फ्री रेडिकल बाय सुपर ऑक्साइड डाईम्यूटेज, ठीक है। उसके अलावा किससे प्रोड्यूस हो सकता है, प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ ऑक्सीडेजेस इन पेरोक्सिसोम्स, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ इनएक्टिवेशन क्या है कि इट इज़ कन्वर्टेड टू वाटर एंड ऑक्सीजन बाय कैटलेज इन पेरोक्सिसोम। हमने देखा था ये पेरोक्सिसोम में ही प्रोड्यूस होता है और फिर कैटलेज के हेल्प से पेरोक्सिसोम में ही ये वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा बाय ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज इन साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर साइटोप्लाज्म में भी ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज प्रेजेंट होता है, जो H2O2 को H2O एंड O2 में कन्वर्ट कर सकती है, जिसकी वजह से वो इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है।
अब अगर पैथोलॉजिक इफेक्ट ऑफ H2O2 देखें हम लोग, तो इट कैन कन्वर्ट टू OH एंड OCl माइनस, ठीक है। ये खुद OH और OCl माइनस में कन्वर्ट हो सकता है, जो माइक्रोब्स को तो डिस्ट्रॉय करता ही है, बट हमारे खुद के सेल को भी वो डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से हमारे सेल में इंजरी हो सकती है, ठीक है। कैन एक्ट एट डिस्टेंट साइट्स फ्रॉम प्रोडक्शन, कहीं और बन रहा है तो फिर बॉडी में कहीं और जाके वो ट्रैवल करके भी वहाँ पे इंजरी प्रोड्यूस कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक जगह बन रहा है तो वो वहीं पे एक्ट करेगा, ये ट्रैवल कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं OH फ्री रेडिकल के बारे में। तो इसका मैकेनिज़्म ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये वाटर से प्रोड्यूस हो सकता है हाइड्रोलिसिस की वजह से, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड से प्रोड्यूस हो सकता है फेंटन रिएक्शन से, या फिर ये O2 माइनस के फ्री रेडिकल से भी प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। इसका मैकेनिज़्म ऑफ इनएक्टिवेशन क्या है, इट इज़ कन्वर्टेड टू वाटर बाय ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज। ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज हमने बोला था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, तो ये OH फ्री रेडिकल को वाटर में कन्वर्ट कर देता है। इसके पैथोलॉजिक इफ़ेक्ट्स क्या है, इट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव ROS, मतलब जितने भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ है उसमें से ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मोस्ट प्रिंसिपल कॉज ऑफ डैमेज टू लिपिड प्रोटीन्स एंड DNA, लिपिड्स प्रोटीन्स एंड DNA में जो भी डैमेज होता है फ्री रेडिकल्स की वजह से, उसमें OH का फ्री रेडिकल प्रिंसिपल रोल प्ले करता है, सबसे ज़्यादा रोल ये प्ले करता है उनके डैमेज में। अब हम लोग बात करते हैं पर ऑक्सीनाइट्राइट एनायन के बारे में। इसके बारे में हमने बात की थी रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज़ में, यहाँ पे कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो जाता है पर ऑक्सीनाइट्राइट एनायन में, जो कि हाईली रिएक्टिव होता है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन किससे होता है, बाय इंटरेक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड विथ O2 माइनस का फ्री रेडिकल, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड इज सिंथेसाइज्ड बाय नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज इन मेनी सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स, न्यूरॉन्स एंड ल्यूकोसाइट्स एक्सेट्रा, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड मैंने बोला था नेचुरली सिंथेसाइज होती है बॉडी में, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम के थ्रू, और मेनी सेल्स में होती है जैसे कि एंडोथेलियल सेल्स, न्यूरॉन्स, ल्यूकोसाइट्स। नाइट्रिक ऑक्साइड एंडोथेलियल सेल्स से जो रिलीज़ होती है वो वेसोडाइलेशन करवाती है बेसिकली। तो पर ऑक्सीनाइट्राइट एनायन का मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन क्या हो, इंटरेक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड विथ O2 माइनस का फ्री रेडिकल, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन क्या है, कन्वर्जन टू HNO3 बाय पर ऑक्सी रिडॉक्सेंस, ठीक है। अब पैथोलॉजिक इफेक्ट क्या है कि ये लिपिड डैमेज करती है, प्रोटीन डैमेज करती है, या DNA को डैमेज करती है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इश्चीमिया रेपरफ्यूजन सेल इंजरी के बारे में। इसका डेफिनेशन क्या है, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू एन ऑर्गन और टिश्यू इज कॉल्ड इश्चीमिया। इफ़ द इंजर्ड सेल्स आर रिवर्सिबली इंजर्ड, then restoration of blood flow reperfusion is often beneficial, but in certain cases reperfusion can exacerbate and produce injury at accelerated pace. This damaging process is called ischemia reperfusion injury. मतलब क्या हुआ कि इश्चीमिया क्या होता है कि जब भी ब्लड फ्लो किसी भी ऑर्गन या टिश्यू में कम हो रहा है उसको हम लोग इश्चीमिया बोलते हैं। तो ऑब्वियसली अगर इश्चीमिया हो रहा है और वहाँ पे अगर रिवर्सिबल टाइप की इंजरी हो रही है, तो ऑब्वियसली अगर डिक्रीज़ ब्लड फ्लो को हम लोग हटा के इंक्रीज़ ब्लड फ्लो कर दे, वापस से नॉर्मल ब्लड फ्लो कर दे, तो रिवर्सिबल इंजरी हट जानी चाहिए, वो इंजर्ड सेल बैक टू नॉर्मल हो जानी चाहिए। यानी कि जो रेपरफ्यूजन होता है, यानी कि रिस्टोरेशन ऑफ ब्लड फ्लो, जिसको हम लोग रेपरफ्यूजन बोलते हैं, ये बेनिफिशियल होना चाहिए। बट कुछ केसेस में क्या होता है, जब हम लोग रेपरफ्यूजन करते हैं यानी कि रिस्टोरेशन करते हैं ब्लड फ्लो का वापस किसी इश्चेमिक टिश्यू में जो रिवर्सिबली इंजर्ड हुआ हो, तो वो क्या होता है, वो ज़्यादा इंजरी कर देती है, एक एक्सेलरेटेड पेस में इंजरी कर देती है। उसको हम लोग बोलते हैं इश्चीमिया रेपरफ्यूजन सेल इंजरी, ठीक है। इसको अगर हम लोग ऐसे समझें कि एक सेल है, इसमें O2 की सप्लाई कम हो रही है। अगर O2 की सप्लाई कम हो रही है तो ऑब्वियसली ये अपना फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो अगर हम लोग जनरली देखें कि अगर हम लोग O2 सप्लाई इसमें दे रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई को हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो फिर तो इसको नॉर्मली एक्ट करना चाहिए, इसको फंक्शन अच्छे से करना चाहिए। बट बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि ये फंक्शन अच्छे से नहीं करता है, ठीक है। इनफैक्ट क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन देने के बाद इसमें और ज़्यादा डैमेज हो जाता है, ठीक है। इस डैमेज को हम लोग बोलते हैं इश्चेमिक रेपरफ्यूजन इंजरी, ठीक है। इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं इश्चेमिक रेपरफ्यूजन इंजरी। अब हम लोग देखें इसके कॉजेज़, तो इसके कॉजेज़ है ऑन रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्लड फ्लो देयर इज़ इंक्रीज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ WBC विच कॉजेज इन्फ्लेमेशन।
जब ब्लड फ्लो को रीस्टैब्लिश करते हैं तो ब्लड के साथ WBC भी आती है, तो उस एरिया में वो एक्यूमुलेट कर जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से WBC क्या करती है, माइक्रोब्स को मारती है। तो इस केस में क्या होता है कि वो अपने सेल को ही डैमेज कर देती है और इन्फ्लेमेशन हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा डैमेज हो जाता है। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल विच कॉजेज़ मोर डैमेज, ठीक है। अब जब ऑलरेडी इस्चीमिया हो रखा था पहले, तो इस्चीमिया में क्या होता है, फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं तो फिर जब उसमें और ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हम लोग देते हैं तो फिर वो ऑक्सीजन जो जाता है वो भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। हमने पढ़ा था कि एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को फॉर्म कर सकता है, ऑटो कैटालिटिक रिएक्शंस होती है उसमें, तो बहुत सारे फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो जाते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा डैमेज हो जाता है। अब फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस किससे होते हैं, WBC या फिर ल्यूकोसाइट्स। अब WBC ऑलरेडी वहाँ पे इतना ज़्यादा आ रहा था तो वो इसमें भी पार्टिसिपेट करने लग जाता है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन में, जिसकी वजह से डैमेज बढ़ जाती है। और कॉजेज़ क्या हो सकती है, इनिशियल इस्चीमिया कॉजेज़ एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म टू बिकम वीक। अब जब इस्चीमिया पहले से था तो फिर एंटीऑक्सीडेंट का जो डिफेंस मैकेनिज़्म था, फ्री रेडिकल्स को हटाने का जो मैकेनिज़्म था, वो पहले से वीक था। लेकिन अब तो और ज़्यादा फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रही है तो ये और भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से डैमेज बढ़ जाता है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन कैन ऑल्सो बी डन ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है, यानी कि IgM एंटीबॉडी और उनके कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जब एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं तो फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये है कॉज इस्चेमिक रेपरफ्यूजन इंजरी के, ठीक है। तो आज का वीडियो तो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसकी वजह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी। थैंक यू।